बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, ईरान जंग खात्मे में मौसर सिफारतकारी में नाकामी पर खलीजी इत्तेहादी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस होने लगे। कई ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने या ना रखने पर भी गौर करना शुरू कर दिया। अरब, मगरबी और अमरीकी अहदेदारों के हवाले से अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अहदेदारान का कहना है कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर नाराज़ी और बेचैनी का शिकार हैं। अमरीकी इत्तेहादी ममालिक इस बात पर परेशान है कि ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए ज़रूरी सिफारती अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम है। मगरबी अहदेदार का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई मुआहिदा भी ट्रंप के लिए वाज़ेह इशारा है कि खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। ईरानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन के हथियार डालने तक ईरान अपने जायज़ हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखेगा। दूसरी जानिब ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का कहना है कि आबनाए हुमस ईरान का नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। ईरान के इलाकाई या सरहदी हिस्से में किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सियासत और जंग दोनों ही ट्रंप के शिकस्त खुर्दा हैं। और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा है कि ईरान इस जंग के अस्करी और सियासी महाजों पर फातेह बनकर उभरा है। हम इस वक्त अमरीका और सेहूनियों की मुसल्लत करदा गैर मुनसिफाना जंग में हैं। ईरानी कौम इस गैर मुनसिफाना जंग का बहादुरी और बावकार अंदाज से मुकाबला कर रही है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं, गवर्नर हाउस सिंध में हुकूमती नुमाइंदों और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 9 दिन से जारी हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा मलिक शहजाद ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यकीन दहानी और वादों पर अमल किया जाएगा। हम हड़ताल ख़त्म नहीं कर रहे बल्कि मौखर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स के जो मसाइल हल तलब थे वो हल किए, कुछ मुतालिबात के लिए रस्मी कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने ये फैसला किया है वफाकी और सूबाई हुकूमतों की यकीन दहानी के बाद, और इन्होंने जो हमारे मसाइल हल किए, हम 40 दिन के लिए आज से अपनी मुल्क भर के अंदर जो हमारी हड़ताल चल रही है उसको 40 दिन के लिए मौखर करते हैं। और पाकिस्तान के तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ये मैं कहता हूँ कि आज से अपनी गाड़ियाँ आप चलाएँ। मुज़ाकरात किए, उसमें से जो इनके हल तलब थे मसले, वो अल्लाह का शुक्र है हम उसको हल करने में कामयाब हुए। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए हमें और फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत थी, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसके ऊपर जो है वो संजीदगी से जो है हमारे साथ बैठे और उन्होंने इसके अंदर हमें हमारे मौक़िफ़ को भी सुना, और जो चीज़ें हमारी आज तक हल हो सकी वो आज तक हमने लिख ली हैं, वो हमने हल कर ली हैं। इसमें से इसके अलावा जो चीज़ें हल होने वाली हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमने मुख्तलिफ़ कमेटियाँ जो हैं वो इसके लिए तश्कील दे दी हैं। अभी आपको बताएंगे, मरी में मियां नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में आज़ाद कश्मीर असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का मामला ज़ेर गौर आया। ज़राए का कहना है कि मखसूस नशिस्तों के लिए 10 ख़वातीन के इंटरव्यू किए गए। कश्मीर से आई लीगी ख़वातीन के इंटरव्यूज़ नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने किए। इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ का भी जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मरी ने मरी डेवलपमेंट प्लान पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने मरी मॉल रोड ऑपरेशन और आइंदा के लाहे अमल पर भी ब्रीफ किया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की है और आज़ाद कश्मीर में मनमाने नताइज तैयार करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। नदीम अफजल चंद ने कहा कि मवाजना कर लें कि किसके दौर में इदारे ज़्यादा बनाए गए और किसने ज़्यादा बेचे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सरकारी ट्रांसपोर्ट शुरू की, आपने बेच दी। पंजाब या इस्लामाबाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई इदारा दिखा दें। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर बलवा शाह खान का कहना है कि कश्मीर में मैच फिक्स करके जीतने वाले हमें अवामी मैंडेट का दर्स ना दें। कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के जीते हुए लोग अपने ही हलकों में नहीं जा सकते। लाहौर पूरा पंजाब नहीं है, लाहौर से बाहर निकले तो ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा होगा। और एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मुल्क में आबादी के लिहाज से सूबे और इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंध में है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जहाँ जहाँ सूबे की आवाज़ उठ रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान उनके साथ है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इंतजामी यूनिट्स बनाना सिंधियों के खिलाफ नहीं है। उनका कहना था कि एमक्यूएम पाकिस्तान मोहसिन नकवी और DG/ISPR के सूबों के हवाले से बयान की तायद करती है। मज़ीद तफसील देखिए किरण खान की इस रिपोर्ट में।
एम के एम पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद में चेयरमैन एम के एम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क भर में नए इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर है। उनका कहना था कि आइन में सूबों के क़याम के हवाले से जो तरीक़ाकार है उसमें तरमीम का बिल पेश किया जा चुका है जो अभी स्टैंडिंग कमेटी में है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से सूबों का क़याम नागुज़ीर है। आइन के आर्टिकल मौजूद हैं सूबे बनाने पर। अगर सूबा बनाना कुफ्र था, हराम था, गद्दारी था तो आइन में कैसे दर्ज है? हाँ, उसको बनाने के तरीके में बात हो सकती है। हम समझते हैं सूबे को इख्तियार देना खुद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कौन अपने हिस्से की जागीर को तकसीम करना चाहेगा? अवाम के जायज़ हक़ को अवाम तक पहुँचाना तकसीम नहीं है, तफरीक नहीं है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची और हैदराबाद सिंध की आबादी का 43% है, लेकिन इसके बावजूद ये शहर अपने वज़ीर आला के इंतखाब या तब्दीली का इख्तियार नहीं रखते। उनका कहना था कि एम के एम पाकिस्तान मजबूत मकामी हुकूमतों के निज़ाम के लिए 26वीं आइनी तरमीम में अपनी तरमीम लेकर गई। इस पर सिवाय पीपल्स पार्टी के सब मान गए और अक़लियत में होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने इस तरमीम को वीटो कर दिया। उनका कहना था कि अब एम के एम पाकिस्तान नए सूबे के क़याम के हवाले से उठने वाली हर आवाज़ का हिस्सा बनेगी। अक़लियत में होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने इस लोकल गवर्नमेंट की तरमीम को अपनी गुरूर अपने इस जो उनके पास नंबर हैं जिससे उनको पता है कि वो हुकूमत को गिरा देंगे, उन्होंने उसको जो है वो वीटो कर दिया। उस वक्त कहा था कि देखो आज आप मेरी लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे ना, अब इस मुल्क में उठने वाली सारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तहरीक का हम हिस्सा बनेंगे। फारूक सत्तार का कहना था कि इख्तियारात की तकसीम के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये वडेरों और जागीरदारों ने तासुर दिया है कि इख्तियारात की तकसीम सिंध की तकसीम है, जो बिल्कुल गलत तासुर है। उनका कहना था कि सिंध के अवाम को गुमराह करने के बजाय इख्तियारात की असल तकसीम पर बात होनी चाहिए। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। एम के एम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह है कि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। खालिद मकबूल का ज़हनी दबाव काबिल फ़हम है, इलाज सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि एम के एम की खुद साख्ता क़यादत न कराची के अवाम की मुंतखब करदा है, ना ही हकीकी नुमाइंदा। मुत्तहिदा की क़यादत सूबे को नहीं, अवाम, तिजारत, अमन और खुशहाली को यकमाल बनाने की बात कर रही है। कराची के अवाम इनके चेहरे और माजी को खूब पहचानते हैं। शहरियों ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। सिंध तकसीम नहीं होगा, लेकिन वो मुत्तहिदा को तकसीम होता हुआ ज़रूर देख रहे हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने एम के एम को जवाब देते हुए कहा है कि एम के एम पीपल्स पार्टी के बुक्स में सिंध में नफरत की परवान ना चढ़ाए। आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक अगर सिंध के लोग चाहेंगे कि उन्हें सूबा चाहिए तो सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर सिंध के लोग यकजा होकर कहते हैं कि उन्हें मज़ीद किसी सूबे की ज़रूरत नहीं, तो फिर किसी और सूबे के लोगों को इस फैसले की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो सिंध में सूबों की बात करें। जो आइन में तरीक़ेकार दर्ज है, किसी को शौक है आए वो तरीक़ेकार अडॉप्ट करे, उस तरीक़ेकार के मुताबिक कोशिश करके देख ले। अगर सिंध के लोग ये फैसला कर लेंगे कि हमें सूबे चाहिए तो सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर सूबे सिंध के लोग यकजा होकर एक आवाज़ होकर ये कहते हैं कि हमें सूबे में किसी मज़ीद सूबे की ज़रूरत नहीं है, तकसीम की ज़रूरत नहीं है, तो फिर सूबे सिंध में किसी और सूबे के लोगों को, किसी और इलाके के लोगों को ये हक़ बिल्कुल नहीं दे सकते कि वो ये फैसला करें कि यहाँ पर मज़ीद सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। एम के एम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा और सूबे के क़याम से मुतालिक तरमीम आ जाएगी। राना सनाउल्लाह बताएं कि क्या 26वीं और 27वीं तरमीम काबीना में गुफ्तगू के बाद सामने आई थी? पीपल्स पार्टी वहाँ जाकर नाराज़गी का इजहार करे जहाँ से ये बात शुरू हुई है। जो करवाने वाले हैं वो ये काम भी करवा लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। आज से 3 साल पहले आज के फील्ड मार्शल साहब, उस वक्त के आर्मी चीफ, यहाँ कराची आए 3 साल पहले। उन्होंने यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया और पाकिस्तान के फ्यूचर विजन के बारे में बात किया। उन्होंने जो है वो वाज़े तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, पाकिस्तान में फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की, कहा कि ये सूबे बहुत बड़े बड़े हैं। ये राना साहब से पूछा भी, जब मैंने कहा ये डिस्कशन तो हो रही है, आप ही के 5 वफाकी वज़रा इंक्लूडिंग योरसेल्फ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, जाम कमाल, मोहसिन नकवी, अलीम खान, ये सब आपकी काबीना में ही है, ये सब बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये बात कर रहे हैं तो काबीना में कुछ लेकर आए ना, इस डिस्कशन को करें। मैंने उससे कहा वज़ीर आज़म का है, उनसे पूछते, वो कह रहे नहीं, इनका प्रपोजल लेकर आए, डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ये लगता है कि टाइम आएगा तो काबीना में जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी
اور جب 27ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو رانا صاحب سے پوچھیں کہ وہ کابینہ میں ڈسکشن کر کے آئی تھی. اگلا سوال آپ کا یہ بننا جو آئینی ترامیم 26ویں آئی ہے تو ہمیں تو اس دن پتہ چلا تھا کابینہ میں جس دن ہم نے اس کے لیے ووٹ دینا تھا تو کابینہ میں ڈیبیٹ کرائی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے 26ویں ترمیم پہ لیکن اس 27ویں ترمیم پہ. اگلی بھی ترمیم پہ اسی طرح سے رانا صاحب کو بھی پتہ نہیں چلے گا جو ہے وہ آ جائے گی. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو وہ یہ کیسے ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی نہیں مانی, زبردست بات ہے. اور اب یہ میں تھوڑی کروا رہا ہوں, پیپلز پارٹی اس کو انکار کرے نا کہ جس کی جو ملک چلانے کے ریاستی ادارے ہیں یا ملک میں اور جو پاورفل جو ہے وہ ادارے ہیں. بھئی ہماری بات کو تو کچل سکتے ہیں نا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب وہ مجھے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میری یہ والی, اس لیے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مطالبہ تو نہیں ہے یہ والا. ہم تو کی جانے والی بات کی تائید کر رہے ہیں. ہم نے تو نہیں شروعات کی ہے, مزیدار بات ہے, ہم نے تو نہیں شروعات کی. جہاں سے یہ شروعات ہے یا جہاں سے یہ گفتگو ہے, جہاں کہ ذرا وہاں پہ جو ناراض ہونے والے لوگ ہیں ان سے آرگومنٹ کریں, ان سے پوچھیں, اس جگہ جائیں. میں یہ تحریک نہیں چلا رہا, بھئی تحریک تو کہیں اور سے چلے گی. جو یہ کروانے والے ہیں وہ کروا لیں گے. صرف یہ ہے کہ بھئی جو آج مجھے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا تھا, آپ نے 70 سالوں میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا میرے ساتھ. جو کروانے والے ہیں وہ کروا لیں گے. فرض کریں کہ آج مجھ سے پوچھے, میں کہتا ہوں ڈیویژنز کو صوبے بنا دو, سارے ڈیویژنز کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دو. سارے ڈیویژنز کو بھئی جتنے بھی آپ کے 32 ڈیویژنز ہیں آپ 32 ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں. اور اس وقت لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان فیصل چوک مال روڈ پر دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں. تعلیم کے حق کے لیے, اپنے علاج کی سہولت کے حق کے لیے اور روٹی کے حق کے لیے, روزگار کے حق کے لیے اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی, انشاءاللہ یہ نوجوان بھرپور طریقے سے سڑکوں پہ موجود ہوں گے. یہ دھرنا 25 کروڑ لوگوں کا نمائندہ دھرنا ہے, جو پشاور میں بھی موجود, جو کراچی میں بھی موجود ہے. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے دھرنے کا آغاز کیا ہے اور یہ ایک طویل مدتی جد و جہد کا آغاز ہے. نوجوانوں تم اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ اس دھرنے کو جتنا ہم طویل کریں گے تو صرف یہ دھرنا طویل نہیں ہوگا, صرف یہاں پر لوگ نہیں آتے جائیں گے بلکہ پورے پاکستان میں پھر ہم اب اس احتجاج کو منظم کرتے چلے جائیں گے. تعلیمی اداروں میں بھی یہی ہوگا, چوکوں چوراہوں میں بھی یہی ہوگا. اس لیے اس کو محض ایونٹ مت سمجھو. یہ جماعت اسلامی ہے, جس چیز کے پیچھے پڑتی ہے پورا حساب لے کر جاتی ہے. اس لیے ہم نے تو ابھی پیٹرولیم کی بات کی ہے, لیکن ہم یہ آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے IPPs کے حوالے سے دھرنا دیا تو آپ کے وزیر اور آپ کے مشیر اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو کسی بھی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے, کسی کمپنی سے بات نہیں کر سکتے, یہ بین الاقوامی عدالت میں چلے جائیں گے, یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. دھرنے کے چوتھے دن ان کی یہی بات تھی, 10ویں دن یہی بات تھی, لیکن 11ویں دن باتیں بدلنا شروع ہو گئیں, 12ویں دن اور بدل گئیں, اور 14ویں دن انہوں نے ہم سے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا. اور پھر ہم ایگریمنٹ کر کے گھر نہیں چلے گئے, ہم نے ہڑتال کی, پورے پاکستان میں ہڑتال کی, پھر ان کا تعاقب کیا اور بالآخر انہیں مجبور کیا کہ انہوں نے 18-19 IPPs سے نیگوشیٹ کیا. بجلی کے بل کم ہوئے, اور اس سے یہ بات پوری قوم کو پتہ چلی کہ جب جد و جہد کی جاتی ہے تو نتیجہ خیز ہوتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے ان کو مزید مہلت دی, یہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور مزید بجلی کو انہوں نے کم نہیں کیا. لہٰذا ہمارے دھرنے کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں موٹی موٹی باتیں ہیں, باقی سب تفصیلات اپنی جگہ ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جبری بھتہ اور جگہ ٹیکس لیوی کی صورت میں یہ پاکستانی قوم کو قبول نہیں ہے. ہم کسی بھی صورت میں بھی اب اس لیوی کو قبول نہیں کر سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بالکل جنون طریقے سے 225 روپے پیٹرولیم کی قیمت آ سکتی ہے, اس لیے کہ اس وقت بھی ایکس ریفائنری 195 روپے ہے. باقی تو انہوں نے 130 روپے کا ٹیکس لگایا ہوا ہے جس میں 80 روپے کی لیوی موجود ہے. لہٰذا یہ ٹیکس اور یہ لیوی ختم کی جائے اور یہ کسٹم ڈیوٹی ختم کی جائے تو 225 پر ریٹ آ جائے گا. ہماری تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو پاور پروڈیوسرز, جو انڈیپینڈنٹ IPPs ہیں, جو بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تھا دوبارہ اس کو شروع کیا جائے. کچھ کے 26 میں معاہدے ختم ہو رہے ہیں, کچھ کے 27 میں ختم ہو رہے ہیں, اس کا کوئی رینیول نہ کیا جائے. اس لیے کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت اس وقت ہمارے استعمال سے کہیں زیادہ ہے, اور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں.
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे और ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने ज़िला काउंसिल हॉल जेहलम में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने अवामी मसाइल और शिकायत सुनी और उनके फौरी हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। इस मौके पर ज़िले इंतज़ामिया, महकमा माल, पुलिस और दीगर मुतालिका महकमों के आला हुकाम भी मौजूद थे। कमोबेश 5 घंटे तक जारी रहने वाली खुली कचहरी में वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने बड़ी तादाद में आए हुए शहरियों की शिकायत को तफसील से सुना और उनके हल के लिए मुतालिका महकमों को हिदायत जारी की। इससे पहले जेहलम पहुंचने पर वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अवाम और पार्टी कारकुनान ने निशान इम्तियाज़ के लिए नामजदगी पर उन्हें मुबारकबाद भी दी। कराची में डिफेंस फेज 6 खयाबान शहर में खाम तेल की लाइन फटने के मामले पर डीजी सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी आशिक लांगा का कहना है कि गुज़िश्ता रात तेल के फैलाव को रोकने और सफाई का अमल शुरू किया गया। 20 से ज़ायद ड्रम तेल हटाया जा चुका है। सेक्रेटरी माहौलियात फैसल अकीली ने कहा कि मुतासरा मिट्टी, रेत और कीचड़ को हटाकर महफूज तरीके से तलफ किया जाएगा। मुतालिका इदारे काम कर रहे हैं, सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट अपना ओहदा छोड़ रही हैं। वो अपने 2 छोटे बच्चों और 60 साल शौहर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि कैरोलाइन लेविट इस माह के आखिर तक अपना ओहदा छोड़ देंगी और उसके बाद ट्रंप के आला मुशीर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देंगी। कैरोलाइन लेविट के इस्तीफे पर तबसरा करते हुए बरतानवी अखबार गार्डियन ने लिखा है कि वो व्हाइट हाउस की सबसे कम उम्र प्रेस सेक्रेटरी थी। उनके बोलने का अंदाज बहुत नुमायां था और वो ट्रंप के मुखालिफिन पर वार करती थी और इस सिलसिले में दरोगोई से भी काम लेती थी। गार्डियन के मुताबिक कैरोलाइन लेविट को $2 लाख तनख्वाह मिलती थी, जबकि उनके शौहर लाखों डॉलर का जायदाद का कारोबार करते हैं। एक मर्तबा कैरोलाइन लेविट से पूछा गया कि लोगों के लिए जिंदगी गुजारने की कीमत बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा था कि लोगों को मेहनत ज्यादा कर देनी चाहिए।